पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड की आबादी से भी ज्यादा लोग 3 लाख से अधिक चश्मे तुरंत बनाकर दिए गए 450 किलोमीटर की टेम्परेरी आयरन शीट की सड़कें बनाई गई। महाकुंभ एक आस्था का पर्व है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं। इससे रेलवे स्टेशन पर होने वाली भगदड़ को रोका गया। 45 दिनों में उन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया। सरकार की व्यवस्था उस समय नाकाफी हो गई। न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की बैठक में इस बात की जांच तो चल रही है किस तरह से महाकुंभ को 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। ये समझते हैं। क्या आप जानते हैं 26 यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाकुंभ में आकर रिसर्च की, जिनमें शामिल हैं MIT, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और सैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी। वो जानना चाहते थे इतने बड़े मेले में क्राउड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और हाइजीन को किस तरह से संभाला जाता है। जब पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड की आबादी से भी ज्यादा लोग एक 22 लाख की जनसंख्या वाले छोटे से प्रयागराज में आने वाले हों तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ के बजट और फाइनेंस एलोकेशन के बारे में, महाकुंभ के ऑर्गेनाइज करने में आए चैलेंजेस के बारे में, कुछ सीक्रेट न्यू इनिशिएटिव्स के बारे में और किस तरह से महाकुंभ ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, इकोनॉमिक बूस्ट दिया और किन नई टेक्नोलॉजी का महाकुंभ में इस्तेमाल हुआ। 45 दिन तक चले इस भव्य मेले की तनकीद तो बहुत लोगों ने की। आइए हम कोशिश करते हैं इस महाकुंभ से कुछ सीखने की। 2019 के अर्ध कुंभ में 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। सरकार ने इस बात का अंदाजा लगाया कि हो सकता है 2025 में 45 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आए। प्रयागराज 22 लाख की जनसंख्या वाला एक छोटा सा शहर है। वहां पर 40 से 45 करोड़ लोगों को संभालने के लिए जरूरत थी नई सड़कों की, ब्रिजेस की, रेलवे के एक्सपांशन की और नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की। सरकार ने 7,500 करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्चा किया। इसे हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी समझ सकते हैं। साथ ही 5,000 करोड़ का बजट महाकुंभ के मैनेजमेंट और आयोजन में खर्चा किया गया। सरकार की व्यवस्था उस समय नाकाफी हो गई जब 45 दिनों में 65 करोड़ लोग प्रयागराज में आए। यह आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से प्रयागराज में हर दिन लगभग 65 से 70 लाख लोग आ रहे थे और वहां पर रुक रहे थे। आयोजन दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग का हो या एक शादी के इवेंट का, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था इतने सारे श्रद्धालु जब एक जगह पर आ जाएंगे उनके रुकने की व्यवस्था करना। प्रयागराज में 4,000 हेक्टेयर की टेम्परेरी महाकुंभ सिटी बनाई गई। अगर आप समझना चाहें तो इतनी जगह में 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था सड़क और ट्रांसपोर्टेशन को संभालना। प्रयागराज के आसपास की जमीन रेतीली है, वहां पर कंक्रीट की या डामर की सड़क नहीं बनाई जा सकती, इसलिए 450 किलोमीटर की टेम्परेरी आयरन शीट की सड़कें बनाई गई। करोड़ों श्रद्धालु रेलवे से अपना सफर करने वाले, रेलवे स्टेशन पर भीड़ ना हो, भगदड़ ना हो, इसलिए रेलवे स्टेशन के पास ही होल्डिंग जोन्स बनाए गए। वहां से श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन पर तभी जाने दिया जाता था जब उनकी ट्रेन आधे घंटे में आने वाली होती थी। इससे रेलवे स्टेशन पर होने वाली भगदड़ को रोका गया। देश भर से बड़ी संख्या में लोग अपनी निजी गाड़ियों से प्रयागराज आने वाले थे, इसलिए 13 किलोमीटर से भी लंबी पार्किंग फैसिलिटी का इंतजाम किया गया। महाकुंभ को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे महाकुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांट दिया गया। हर सेक्टर का अपना पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, लॉस्ट एंड फाउंड कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और टॉयलेट्स बनाए गए। हाइजीन को मैनेज करने के लिए 1,22,000 से भी ज्यादा सफाई कर्मी लगातार 45 दिनों तक काम करते रहे। सुरक्षा की दृष्टि से 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी, 5,000 से अधिक पैरामिलिट्री कमांडो और कई संख्या में पर्सनल गार्ड और स्वयंसेवक अपना योगदान देते रहे। प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा से महाकुंभ में एक रौनक लगा दी। सबसे ज्यादा फायदा हुआ प्रयागराज के आसपास रहने वाले लोगों को। महाकुंभ ने 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए, साथ ही कई लोगों को व्यापार करने का भी मौका दिया। कुछ लोग तो बाइक चलाकर, पानी के डब्बे बेचकर और नीम की सूखी डंडी बेचकर भी लाखों रुपए कमाने लगे। शांतनु गुप्ता, जिन्होंने महाकुंभ में 1 महीने से भी अधिक समय बिताया, उन्होंने एक चाय वाले से जब बातचीत की, उसने उन्हें बताया कि वो 45 दिनों में इतना पैसा कमा लेगा जितना वो पूरे साल में नहीं कमा पाता है। अरविंद अग्रवाल नाम के एक व्यापारी ने अल जजीरा को बताया उन्हें 3 महीने पहले से ही ऐसी चीजों के ऑर्डर आने लगे थे जिसपे महाकुंभ की छवि अंकित हो। इस साल उनका व्यापार लगभग 1 करोड़ से बढ़ने वाला था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रयागराज में रहने वाले पिंटू मेहरा, जिसका 100 लोगों से भी बड़ा परिवार है, उनके पास पहले से ही 60 नाव थी। उन्होंने 70 नई नाव खरीदी
और 45 दिनों में उन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया। इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में किया है। बजाज फिंसर की एक रिपोर्ट के हिसाब से जब एक व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो प्रति व्यक्ति 3,000 से 5,000 का खर्चा करता है। यह पैसा टिकट का, ठहरने की व्यवस्था का, खान पान का और छोटी बड़ी खरीद का हो सकता है। यदि हम 3,000 प्रति व्यक्ति का भी हिसाब लें तो 65 करोड़ लोगों के हिसाब से 2 लाख करोड़ का इकोनॉमिक बूस्ट महाकुंभ ने हमारे देश को दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के बड़े इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इस महाकुंभ ने देश में 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट की है। मेन स्ट्रीम मीडिया और इन्फ्लुएंसर तो सिर्फ टीआरपी और व्यूअरशिप के पीछे भाग रहे थे। महाकुंभ में कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए, एक नई पहल की गई, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इस महाकुंभ में सक्षम फाउंडेशन ने कई एनजीओ के साथ मिलकर एक अलग पहल की। 5 लाख से अधिक लोगों का फ्री आई चेकअप किया गया। 3 लाख से अधिक चश्मे तुरंत बनाकर दिए गए और जिन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत थी उनका पास के अस्पतालों में टाइप कराकर फ्री में ऑपरेशन भी करवाया गया। यह अपने आप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जयपुर की नारायण सेवा संस्थान ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर महाकुंभ में एक कैंप लगाया। उस कैंप में उन्होंने 20,000 से अधिक डिसेबल लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स फ्री में लगाए। हर लिम्स की कीमत लगभग 1 लाख से अधिक थी, लेकिन श्रद्धालुओं को यह मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। 50 से अधिक डॉक्टर्स की टीम वहां पर हर दिन लोगों की कंसल्टेशन और थेरेपी के लिए उपलब्ध रहती थी। महाकुंभ के हर एक सेक्टर में वहां पर सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल्स बनाए गए ताकि वहां पर उन्हें कुछ सिखाया जा सके। सेक्टर 7 में 10 एकड़ में महाकुंभ कलाग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, कुजीन और कल्चर को दर्शाया गया। 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों ने लगातार एक ही जगह पर साफ सफाई की, जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 10,000 से अधिक लोगों ने मिलकर हैंडमेड पेंटिंग बनाई, उसे भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। यदि हम बड़े कॉर्पोरेट्स की बात करें तो अमेजॉन ने लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था की। अडानी और अंबानी जैसे अरबपतियों ने लाखों लोगों को मुफ्त खाना खिलाने की व्यवस्था की। साथ ही सरकार ने कई मैट्रिक टन अनाज महाकुंभ में पहुंचाया। जब 65 करोड़ से अधिक लोग एक जगह पर उपस्थित हों तब सुरक्षा, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री कमांडो लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, उसके लिए जरूरत होती है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की। महाकुंभ में 23,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। 2700 से अधिक फेशियल रिकॉग्निशन करने वाले एआई कैमरास को लगाया गया। अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्विलेंस और सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। साथ ही ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग जैसे वीडियो कैमरास का इस्तेमाल किया गया ताकि सही लोगों की पहचान हो सके और किसी भी तरह की होने वाली अप्रिय घटना को रोका जा सके। सरकार ने 131 करोड़ रुपए फायर स्टेशन पर खर्चा किए। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में 50 से अधिक फायर स्टेशन बनाए गए। इतना खर्चा करने के बाद भी कुछ अप्रिय घटना हुई। 20 जनवरी को सेक्टर 19 में गीता प्रेस के बुक स्टॉल में आग लग जाती है। उस आग को तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कुछ मिनटों बाद बुझा दिया, लेकिन उस आग ने आसपास के कई कैंप्स को जला दिया था। यदि सरकार हर कैंप में, हर स्टॉल में फायर एक्सटिंग्विशन को कंपलसरी कर देती, वहां पर आग बुझाने की व्यवस्था होती, तब शायद इस आग से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था और आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। साथ ही मौनी अमावस्या वाले दिन जब 6 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज में उपस्थित थे, एक अप्रिय घटना हुई जिसमें भगदड़ में 35 लोग मारे गए। पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की बैठक में इस बात की जांच तो चल रही है, लेकिन यदि क्राउड मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जाता तो यह घटना शायद ना होती। दोस्तों, इस महाकुंभ में गंगा की सफाई और स्वच्छता पर बहुत सवाल उठे। हजारों सफाई कर्मी लगातार गंगा की सफाई कर रहे थे। गंगा में नया पानी और हाइड्रोजन अलग अलग जगहों पर डाला जा रहा था ताकि गंगा साफ बनी रहे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं है। गंगा का पानी अधिक दूषित हो चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, गंगा हमारे नहाने के कारण दूषित हुई है? नहीं, गंगा हमारे नहाने के कारण दूषित नहीं हुई। गंगा दूषित हुई है हम लोगों ने वहां पर जो कपड़े, नारियल, फूल और दूसरा सामान गंगा के घाट पर ही छोड़ दिया, गंगा में फेंक दिया। उन चीजों ने मिलकर गंगा को दूषित किया, अस्वच्छ किया और नहाने योग्य नहीं छोड़ा। 10 मार्च को द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि गंगा का पानी नहाने योग्य तो साफ था, लेकिन वह पीने योग्य साफ नहीं था। दोस्तों, पूरी दुनिया और मीडिया के लिए
यह एक आश्चर्य की बात थी कि किस तरह भारत इतने बड़े रिलीजियस गैदरिंग की मेजबानी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने आर्टिकल में एक हेडलाइन दी कि किस तरह भारत में अमेरिका से भी ज्यादा आबादी वाले उत्सव को मनाया जा रहा है। राउटर्स ने अपने आर्टिकल में जोर दिया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महाकुंभ में किया गया और इस महाकुंभ को एक डिजिटल महाकुंभ की उपाधि दी गई। अमेरिकी मीडिया CNN ने हमारे देश के कल्चर, नागा साधु, हमारे देश की संस्कृति के बारे में बातचीत की। पूरी दुनिया के लिए इतने बड़े मानव ग्रुप का एक जगह पर इकट्ठा होना एक आश्चर्य था। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा रिलीजियस गैदरिंग हमारे देश में हम सुचारू रूप से करवा पाए हैं। हमें समझना होगा कि महाकुंभ एक आस्था का पर्व है, यह एक पिकनिक स्पॉट नहीं है। हमारे देश के नौजवान और आज की पीढ़ी के लोग महाकुंभ में इस तरह जा रहे थे जैसे वो एक पिकनिक मनाने जा रहे हैं। वो अपने एक साथ कुछ एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, उन्हें वही सुविधा चाहिए थी जो उन्हें एक पिकनिक स्पॉट पर मिलती है, लेकिन वो ये भूल गए यह एक रिलीजियस गैदरिंग है, यह एक मेला है, एक पिकनिक स्पॉट नहीं। महाकुंभ का उद्देश्य अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने संस्कारों से जुड़ना होता है, ना कि सेल्फी खींचना, वीडियो रील बनाना और सोशल मीडिया पर फेमस होने का साधन बनना है। इस महाकुंभ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश का युवा यह सीख सकता है हमारी संस्कृति कितनी विशाल, कितनी संपन्न है। एक इवेंट मैनेजमेंट का स्टूडेंट यह सीख सकता है किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को संभाला जा सकता है, एक इतने बड़े इवेंट की प्लानिंग और मैनेजमेंट की जा सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार इस महाकुंभ से बहुत कुछ सीख सकती है और नासिक और उज्जैन में होने वाले कुंभ को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ अलग और नया किया जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम हमारे देश में हुए एक मेले से, एक इवेंट से कुछ सीख सकते हैं या हम उसमें सिर्फ कमियां ही निकालते रहेंगे। आपका महाकुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि आपने कुछ ऐसी चीजें देखी जो आप हमें बताना चाहेंगे? तो हमें बताइए, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद दोस्तों।